आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द जो परीक्षाओं में आते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं, जैसे वाक्य की तरह इसमें बहुत सारे शब्द हों और उन सारे शब्दों के लिए आप एक शब्द ऐसा लिख दीजिए जो सारे शब्दों की पूर्ति कर ले, उसी को कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी वाक्य का एक अंश होता है, उसी के लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो देखिए हमने लिखा भी है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इस तरह से इसको देखते हैं और इसमें हम बताते हैं कि वास्तव में किस तरह से सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं और किस तरह से इसका अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए पहला हमने लिखा है जो पृथ्वी से संबंधित हो, यानी जिसका जन्म पृथ्वी पे हुआ है, पृथ्वी पे रहता हो, खाता पीता हो, तो उसी को कहा जाता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। तो इसके लिए एक शब्द है, उसे हम कहते हैं पार्थिव। ये देखिए हमने लिखा भी है कि जो पृथ्वी से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, पार्थिव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। दूसरा देखिए पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत ऊंचाई होता है और इसमें जो ऊपरी वाला भाग होता है पर्वत का, उसे क्या कहते हैं, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को छोड़ते हैं, उसी को अधित्यका कहते हैं। और पर्वत के पास के भूमि यानी नीचे जो होता है पर्वत के, वो जो भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका। अब देखिए इन दोनों में बड़ा ही ज्यादा डाउट होता है जब परीक्षाओं में आता है, क्योंकि जब एक विकल्प में देता है तो अगर इसमें से कोई एक पूछा तो ये दोनों विकल्प में जरूर रहते हैं। तो ये डाउट हो जाता है अधित्यका है या उपत्यका यहाँ पे। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब देखिए इसे जैसे मान लीजिए एक पर्वत है, यहाँ पे ऐसे पर्वत यहाँ पे होती है, तमाम चोटियां होती है यहाँ पे। अब यहीं पे मान लीजिए पर्वत से लगा हुआ ये समतल स्थान है, यही तो ये जो समतल स्थान होता है यहाँ पे, इसी को क्या कहते हैं, अधित्यका। और पर्वत के पास की, ये मान लीजिए आपका पूरा पर्वत हो गया यहाँ पे, अब इसी के पास की यहाँ पे भूमियां हैं जो कि इस तरह से प्लेन है, इसी को क्या कहते हैं, उपत्यका। तो एक बात ध्यान रख लेंगे कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, अधित्यका। और पर्वत के यहाँ नीचे की या पास की जो भूमि होती है इसे कहते हैं उपत्यका। तो ऐसे पढ़ लीजिए अधित्यका उपत्यका, अधित्यका उपत्यका, इस तरह से याद कर लीजिए, एकदम सेट हो जाएगा। पहले अधित्यका फिर उपत्यका, तो इस तरह से क्लियर हो जाए। चौथा है जीतने की इच्छा, यानी जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जिगीषा। यानी जीतने की इच्छा, विजय प्राप्त करने की इच्छा जो होती है उसी को कहते हैं जिगीषा। अगला लेते हैं जो आंखों से सुनता हो। अब देखिए सुना तो सामान्यतः कानों से जाता है, कान ही सुनने के लिए बने हैं, लेकिन ऐसा एक दिव्य अंग होता है जो कानों आंखों से सुनता हो, यानी आंखें से ही सारी बातों का पता लगा ले, वही कहते हैं आंखों का सुनना, आंखों से सुनना। तो जो आंखों से सुनता हो उसे क्या कहते हैं, सरवर चक्षु। सरवर का मतलब सुनना और चक्षुक का मतलब होता आंख या नेत्र। तो जो आंखों से सुनता हो उसे कहते हैं सरवर चक्षु। यानी इस शब्द में ही ये पूरा अर्थ समाहित है, उसका अर्थ जानने की जरूरत है। छठा लेते हैं वेग पूर्वक गमन करने वाला। अब देखिए जो वेग का मतलब होता है बहुत तेजी से गमन करे, मतलब इतनी तेजी से गमन करे कि उससे ज्यादा तेज कोई ना दौड़ सके। तो देखिए पशु पक्षियों में जितने भी लेते हैं सबसे ज्यादा तेज जो ये माना जाता, दौड़ा जाता है, ये घोड़ा होता है। आप तो हालांकि एरोप्लेन आ गया, ट्रेन आ गया, बहुत सारे चीजें हैं जो बहुत तेज गमन करते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल चीजें, लेकिन जो नेचुरल है, प्रकृति है, और ये वेग पूर्वक गमन करने वाला इसी के लिए आया है और उसे हम कहते हैं तुरंग। अब देखिए दौड़ता तो घोड़ा ही है, लेकिन एक तुरंग शब्द आया है, तो तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। यानी तुरंग का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, घोड़ा। या कभी ऐसे भी आ जाए कि तुरंग किसकी पर्यायवाची है,
पर्यायवाची में भी पूछा जा सकता है, तो ये घोड़े की पर्यायवाची क्या है? तुरंत। सातवां लेते हैं, शीतल, मंद और सुगंधित वायु। देखिए वायु तो कई तरह के होते हैं, जैसे केवल ठंडी बहुत हवाएं हो सकती हैं, जैसे इस समय दिसंबर लास्ट चल रहा है, 30 दिसंबर 2025, तो अब की बार ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ भी गई है बहुत पहले से। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आपका नया वर्ष आ जाएगा, 1 जनवरी 2026 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन और सालों की अपेक्षा इस साल ठंडी जल्दी आ गई है। जल्दी आप देखते होंगे आसमान में पूरा बादल छाया है, कोहरा छाया है, दिन भर कोहरे का असर है, धूप भी नहीं निकल रही है, तो बहुत ज्यादा इस समय मौसम खराब है, ठंडी है। तो एक ये होती है कि बहुत ज्यादा ठंडी होती है, एक ऐसी होती है कि जैसे हल्की हवा चले और वो सुगंधित हो, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हो, तो वो अच्छी होती है। तो इसमें 3 विशेषताएं हैं। देखिए, वो हवा शीतल हो, शीतल का मतलब ठंडी हो, अच्छी लगे, इतना शीतल हो कि शरीर के लिए अनुकूल हो। मंद हो, धीरे धीरे चले, ऐसा नहीं कूलर या फैन की तरह बहुत हल्की हवा। और वो साथ में उसकी विशेषता क्या हो कि वो सुगंधित हो, और सुगंधित है स्वास्थ्य के लिए अच्छा और ज्यादा होगा। देखिए, ऐसी हवाएं जो समानता पाई जाती हैं वो हिमालय की तलहटी में पाई जाती हैं। यही कारण है, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो हिमालय की तलहटी में जा करके तपस्या करते थे, और हजारों, बताया जाता है ऐसा, अब पता नहीं कितना सच है, कि हजारों साल तक ये जीवित रहते थे, तप ऐसे करते रहते थे। और आपने प्रसंग या उदाहरण भी यहाँ रामायण में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि वाल्मीकि जो थे वो इतने तपस्या में लीन हो गए थे कि उनके शरीर को ही दीमक और चींटियों ने पूरा चार डाला था, और इस तरह से तपस्या करते कितने हजारों सालों से। तो ऐसा हमारे यहाँ संग है, और ये है। तो ये देखिए, शीतल, मंद और सुगंधित ये आता है परीक्षाओं में। तो पहले ये जान लीजिए कि देखिए, ये शीतल 1, मंद 2 और सुगंधित 3 विशेषताएं हैं। तो 3 विशेषताएं होने के कारण ही यहाँ त्रि शब्द आया है, और त्रि का मतलब होता है 3। और विध वायु मतलब 3 तरह की, विध का मतलब 3 तरह की, वायु मतलब हवा, 3 तरह की हवा जो होती है, गुणों से युक्त है, उसी को कहते हैं त्रिविध वायु। ये सवाल। पेट में लगी आग को जठराग्नि कहते हैं। ये देखिए, तीनों हमने एक साथ लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से परीक्षा में अक्सर एक आता है, और जब भी आएगा तो ये तीनों ही विकल्प में जरूर रहता है। तो इसीलिए हमने इसको तीनों एक साथ लिख दिया ताकि इसमें गलती ना हो। तो देखिए, पेट में लगी आग मतलब पेट में जब भूख लग जाती है, बहुत ज्यादा आपको भूख लग जाती है, तो देखते होंगे कि दर्द होने लगता है, और जब और देर तक नहीं खाते कुछ तो ये जलन सी होती है, चुभन सी होती है, तो उसी को कहते हैं पेट में लगी आग। तो पेट में लगी आग को जठराग्नि कहते हैं, क्योंकि जठर रस का श्रावण जो होता है पेट में होता है, तो उसी बना है जठराग्नि, यानी जठर की अग्नि या आग। जंगल में लगी आग, जंगल में आपने सुना होगा बहुत आग लगती है, तो जंगल में लगी आग को कहते हैं दावाग्नि। देखिए, दाव का मतलब ही होता है जंगल। जब जंगल की पर्यायवाची पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पर्यायवाची में से एक होता है दाव, और प्लस से अग्नि से मिलकर के बना है। तो दाव का मतलब जानते रहेंगे अग्नि, दाव का मतलब जंगल जानते रहेंगे, तो अग्नि इसमें पहले से ही जुड़ा है, तो दावाग्नि। एक इसका और होता है, चाहे दावानल कह सकते हैं, हमने यहां लिख भी देते हैं दावानल। तो चाहे दावाग्नि रहे या दावानल। अब देखिए, यहाँ पे दाव है और प्लस अनल है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। हम लिख दे दाव और प्लस ये है अनल। तो दाव का मतलब जंगल और अनल का मतलब आग। तो ये भी वही बात हो गया कि यानी जंगल की आग, तो ये चाहे दावाग्नि कहिए या दावानल कहिए, दोनों ही सही है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जैसे दे दिया जंगल में लगी आग को, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, विकल्प वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें दावाग्नि और दावानल दोनों ही दे देता है, और विकल्प बना देता है ए सही है, बी सही है, ये भी दोनों सही है, कोई नहीं सही है। इस तरह से सवाल देते हैं, और अगर ऐसा सवाल आता है तो ये दोनों ही सही होंगे, यानी ए बी दोनों सही होंगे। 10वां लेते हैं, समुद्र में लगी आग।
समुद्र में लगी आग को कहते हैं बड़वा अग्नि। अब इसमें भी देखिए संधि के माध्यम से जुड़ा है। बड़वा का मतलब होता है समुद्र और अग्नि का मतलब होता है आग। तो ये बना है समुद्र में लगी आग को क्या कहते हैं? बड़वा अग्नि ये कहते हैं। तो ये हमने उदाहरण इसमें ये दिखाया और इसके आगे ही हम आपको और इसमें जो आते हैं उसके बारे में बताएंगे। अब देखिए एक दिन में यानी फिर आ जाएगा आपका नया वर्ष 2026। तो नए वर्ष से हम आपको जो विभिन्न कंपटीशन दे रहे हैं उसमें जो जीएस के कुछ पार्ट होते हैं जहां से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, इतिहास, भूगोल या कृषि विज्ञान हो या फिर विज्ञान हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का सवाल हो, इस तरह से जो बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके आपको जो टॉपिक से सवाल ज्यादा बनते हैं जहां से वहां को वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसको देखते रहेंगे और अगर आप उसकी तैयारी है तो भी एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे सवाल हम उसमें लेंगे जो कि परीक्षाओं में आते हैं। तो 1 जनवरी 2026 से जीएस के कुछ पार्टों को हम आपको कवर करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और आप उसको पढ़ते रहेंगे। इसमें हम आपको और चीजें भी बताएंगे। अब देखिए ये एग्जाम समीक्षा अधिकारी में भी है और जो हिंदी का हमने पढ़ाया है वो पीसीएस समीक्षा अधिकारी आईएएस में भी आता है। तो इसको जो मेंस देने वाले हैं समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के, तो उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो मेंस के लिए हम पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए कुछ चीजें उसमें जो मेंस में आती हैं बहुत ज्यादा, जैसे निबंध की फ्रेमिंग है और लेटर के बारे में पूरा हमने पढ़ा दिया था। तो हम धीरे धीरे मेंस के लिए भी अपलोड करते रहेंगे, उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा।